नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पर एक दिवसीय भारत बंद का असर देखने को मिला है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सुबह से धरने पर बैठ गए हैं। लोगों ने स्वतः ही व्यापारिक प्रतिष्ठान और ट्रांसपोर्ट को बंद किया है। सुबह से कोई भी दुकानें नहीं खुली हैं। लोग आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को वापस ले। क्या है जो है, कल शाम को रैली जो है हम लोग निकाले थे, क्योंकि पूर्व संध्या पे निकाले थे। और रैली में हम लोग एक मैसेज दे रहे थे कि कल 21 अगस्त तक पूरे भारत बंद रहेगी। इसमें हम सभी लोगों को ये बता रहे थे कि जो संविधान के साथ जो छेड़खानी जो चल रही है, जो हो रही है और जो जजमेंट आई है वो संवैधानिक नहीं है। तो इसलिए हमारे संविधान के साथ किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में छेड़छाड़ न किया जाए और हमारे जो है संवैधानिक अधिकारों का हनन न किया जाए। इसलिए हम लोग कल मैसेज दिए। आज जैसा कि देखा जा रहा है पूरे किरंदुल और पूरे दंतेवाड़ा जिले में लोग स्वतः अपनी दुकानें और बस संचालन, सारे ट्रांसपोर्ट सभी बंद किए हुए हैं। आप लोगों को इसका भरपूर सहयोग मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। हाँ, भरपूर सहयोग यही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जो संविधान है, संविधान जो है सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है देश का, शासन का, प्रशासन का, सभी का, और उसी के अनुसार देश चलता है। इसीलिए जो है सभी लोग अपने स्वयं जो है हमें सहयोग दे रहे हैं और भारत बंद पूर्णतः सफल होगी, ऐसे हमें पूर्णतः उम्मीद है। पहली बात तो जय भीम, जय जोहार। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूँगा, क्योंकि बाबा साहेब ने हमारे ST SC वर्ग को राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से एक आरक्षण दिया था। लेकिन बीच में क्या हुआ, 1 अगस्त को जो 7 जजों की जो पीठ की जो डिसीजन आया है 6/1 के तहत, जिसमें एक आर्थिक को आधार बनाया गया है, क्योंकि वो आर्थिक किसी परिवेश में बाबा साहेब ने आर्थिक आरक्षण पर बल नहीं दिया था। साथ ही क्रीमियर लाने का जो प्रयास किया जा रहा है और संविधान के साथ छेड़खानी करके एक ST SC समाज के हकों को छीना जा रहा है, उसके हम सख्त खिलाफ हैं। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, जजों ने जो निर्णय दिया है, और उसी के इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सलमान चंद्रगिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सलमान, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से जो है भारत बंद का जो व्यापक असर है वो देखने को मिल रहा है? व्यापारी प्रतिष्ठान और ट्रांसपोर्ट स्वतः ही जो है बंद किए गए हैं। किस तरीके की जो है तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, क्या देख पा रहे हैं? तो पूरा भारत बंद कर दिया गया है, जिसमें व्यापारियों का कोई भी दुकान नहीं खुला है। और ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आदिवासी लोग इसका जो बंद रखे हैं, ये एक तरीके से कोई भी गाड़ियों को जाने नहीं दे रहे हैं। और इनका परंपरा मानना है कि ये आदिवासी के चलते जिस तरीके से बंद हुआ है, कहीं गाड़ियां चलने की कोशिश की जा रही है, तो उस क्षेत्र में उन लोग जाड़मन जो पेड़ होते हैं उनको काट के गिरा के रास्ता ही जाम कर रहे हैं। तो काफी समस्या भी हो रहा है लोगों को, जिस तरीके से ये बंद हो रहा है। तो कई व्यापारी, जो छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारियों को इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग रोड ठेला जो लगा के जो अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए काफी समस्या का जो सामना देखने के लिए मिल रहा है। और रही बात यहाँ पे, जैसे बस्तर के हर एक क्षेत्र में ट्रैवल इलाका होता है, उस क्षेत्र में काफी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को कहीं जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे वीडियो में साफ तरीके से दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से रोड में आप कोई भी दुकान आपको खुला हुआ नहीं दिखेगा। यानी कि छोटी से छोटी सामान, मेडिकल को छोड़कर कोई भी चीज खुला हुआ नहीं है, कोई दुकान नहीं खुले हैं, ना ही रोड में कोई कुछ भी नहीं मिल रहा है लोगों को। अगर वो लोग कल रात के, कई लोग तो ऐसा हो गया कि कल बंद रहेगा या नहीं रहेगा इस अफवाह जंग में, कुछ लोग सामान खरीद लिए, लेकिन जो लोग नहीं खरीद पाए उनके लिए भी काफी समस्या हो रहा है, क्योंकि राखी का त्योहार अभी खत्म हो गया। कई मेहमान लोग अपने अपने घर में आके, जो मेहमान है उन लोग गए नहीं है, उनको लेकर भी कई लोग परेशान हो रहे हैं। जी, सवाल यही है कि जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, अगर इन तस्वीरों को देखकर अगर अंदाजा लगाया जाए तो कितनी संख्या में, कितने तादाद में जो है लोग जो है जुटे हुए हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये जो कि कौन से बैनर तले जो है, कौन सा जो संगठन है जो इसको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है? सबसे ज्यादा संख्या की तादाद किस संगठन की है? सर्व आदिवासी समाज का जो संगठन है, सभी जगह पे, भारत के सभी जगह पे जितने भी आदिवासी नेताएं हैं, आदिवासी के लोग हैं, जो आदिवासी समाज है, इसको, इस आदिवासी लोगों का एकता है, इतनी बड़ी संख्या से भीड़ जमा हो रही है, उनको समर्थन कई समाज के लोग दे रहे हैं, जैसे ST OBC SC
सारे समाज के लोगों ने समर्थन दे रहे हैं और बड़ी मात्रा से रैली के प्रदर्शन कर रहे हैं, मंच लगा रहे हैं, भाषण हो रहा है। यानी उनका जो कार्यक्रम है वो भव्य तरीके से इन लोग और जुलूस की तरह से निकाला जा रहा है। लेकिन जहां तक हम बात कर रहे हैं कि ऐसे सभी इलाकों में जिस तरीके से परेशानी झेल रहे हैं, हर व्यक्ति गांव के अंदर से भी आदिवासी अपना सामान लेकर, अपना एक छोटा सा जिनके पास आदिवासी इलाकों में उनका आदिवासियों का हथियार होता है तीर धनुष, वो भी लेकर उन लोग वहां शामिल होने के लिए आ रहे हैं। कई जगह पुलिस प्रशासन भी कहीं कोई हल्ला वगैरह तोड़फोड़ ना हो उस वजह से उनकी भी खास ध्यान दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन जगह जगह पे तैनात है कि कोई अनहोनी घटना ना हो। उसको लेकर जिस तरीके से देखा जाए तो हर जगह पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं। हर समस्या को संबोधित करने के लिए वो जो पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं वो लोग मौजूद हैं और धीरे धीरे से सबको एक जगह पे जो जमा हो रहे हैं उनकी खास जानकारी और ध्यान दे रहे हैं। जी लेकिन सलमान, यहाँ बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से प्रशासन है, किस तरीके की व्यवस्थाएं करता है, किस तरीके से समझाइश उनको की जाती है, किस तरीके से जो है कौन से दायरे में रहकर जो है प्रदर्शन करना है और किस तरीके के नारे, किस तरीके से जो है बाजार बंद होने, कब तक का जो अल्टीमेटम है, कब तक ये बाजार बंद रहने की, और जिस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट है उसको ठप करने के लोगों का जो है चेताया गया, चेतावनी दी गई है। जी आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे जो बातें निकल के सामने आ रहे हैं, शाम तक का सभी चीजों को बंद रखा जाएगा। और रही बात आदिवासियों का कहना है और पुलिस प्रशासन के जिस तरीके से इन लोग भी लगे हुए हैं कि ये शाम 4-5 बजे तक का कोई भी दुकान नहीं खोला जाएगा और कोई भी वाहन यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे वो बस हो या फिर कोई ट्रांसपोर्ट गाड़ी हो, कोई भी चीजें कहीं किधरी नहीं जाएंगे। अगर वो कहीं से आ रहे हैं दिख रहे हैं तो उनको साइड लगा के रोका जा रहा है। और रही बात यहाँ के जो माहौल है, एक तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है और जगह जगह पे आप देख रहे हैं कि कोई भी, आप वीडियो में साफ तरीके से देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति ज्यादा बाहर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कम से कम अगर कोई वाहन चल रहा है तो कुछ बाइक वाहन ही चल पा रहा है। 2 पहिया वाहन को छोड़कर कोई भी वाहन रोड पे नहीं निकाल रहा है। 4 चक्के को तुरंत मना कर दिया गया है और ऑटोमन के माध्यम से उसमें सेटअप डालकर माइक के द्वारा अनाउंस किया जा रहा है कि कोई भी शाम तक का दुकानें नहीं खोला जाएगा। अगर कोई दुकानें खोलता है तो उनके लिए चालान का भी बात बताया जा रहा है। जी बात करो सलमान, तो पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ जो है अल्टीमेटम दिया है, किस तरीके की व्यवस्था दुरुस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या पुलिस प्रशासन से इन्होंने इजाजत लेकर जो है इस तरीके का जो है आयोजन किया जा रहा है? सारे आदिवासी समाज के लोग जगह जगह पे जहाँ से पुलिस प्रशासन जो तैनात रहे हैं कि रोका जा रहा है कि ज्यादा भीड़ जमा ना हो, ज्यादा संख्या से लोग ना जमा हो, उसको लेकर रोका जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन एसपी के पास सभी जिले, जिस जिले में कार्यक्रम हो रहे हैं उस जिले के एसपी के पास, एसपी कार्यालय में जाके कलेक्टर की या फिर एसपी से उन लोग आवेदन जमा कर उन लोग इजाजत मांग के वहां से आके जो उसके बाद ही वे लोग अपना जो कार्यक्रम है लगातार शाम तक के लिए जो लोग समय मांगे हैं उस शाम तक के लिए इनका कार्यक्रम भव्य तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सलमान। अगली खबर का रुख करते हैं। दंतेवाड़ा जिला में 1 दिवसीय भारत बंद का असर देखने को मिला है। लोगों ने स्वतः ही व्यापारिक प्रतिष्ठान और ट्रांसपोर्ट को बंद किया गया है। रिपोर्ट देखिए। दंतेवाड़ा जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा 1 दिवसीय भारत बंद का पूर्ण असर देखने को मिला। एक दिन पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा शाम को 4 बजे रैली निकालकर लोगों से बंद का सहयोग करने की अपील की गई। भारत बंद को लेकर लोग सुबह से ही बस स्टैंड चौक में आकर धरने पर बैठे। वहीं किरंदुल बेचनी में एनएमडीसी को भी पूर्ण बंद कर रखा गया। पब्लिक ट्रांसफर और आवागमन और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी पूरी तरह से बंद हैं। वहीं SC/ST एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रिजलाल तारम ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सब पुरजोर विरोध करते हैं। आरक्षण का वर्गीकरण को लेकर क्रीमिलेयर में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए संवैधानिक अधिकार निर्णय के विरोध में 1 दिन का भारत बंद रखा है। लोगों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय वापस लेना होगा। क्या है जो है, कल शाम को रैली जो है हम लोग निकाले थे
क्योंकि पूर्व संध्या पे निकाले थे। और रैली में हम लोग एक मैसेज दे रहे थे कि कल 21 अगस्त तक पूरे भारत बंद रहेगी। इसमें हम सभी लोगों को ये बता रहे थे कि जो संविधान के साथ जो छेड़खानी जो चल रही है, जो हो रही है और जो जजमेंट आई है वो संवैधानिक नहीं है। तो इसलिए हमारे संविधान के साथ किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में छेड़छाड़ न किया जाए और हमारे जो है संवैधानिक अधिकारों का हनन न किया जाए, इसलिए हम लोग कल मैसेज दिए। आज जैसा कि देखा जा रहा है पूरे किरंदुल और पूरे दंतेवाड़ा जिले में लोग स्वतः अपनी दुकानें और बस संचालन सारे ट्रांसपोर्ट सभी बंद किए हुए हैं। आप लोगों को इसका भरपूर सहयोग मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। हाँ, भरपूर सहयोग यही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जो संविधान है, संविधान जो है सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है देश का, शासन का, प्रशासन का, सभी का, और उसी के अनुसार देश चलता है। इसीलिए जो है सभी लोग अपने स्वयं जो है हमें सहयोग दे रहे हैं और भारत बंद पूर्णतः सफल होगी, ऐसे हमें पूर्णतः उम्मीद है। पहली बात तो जय भीम, जय जोहार। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूँगा, क्योंकि बाबा साहेब ने हमारे ST/SC वर्गों को राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से एक आरक्षण दिया था। लेकिन बीच में क्या हुआ, 1 अगस्त को जो 7 जजों की जो पीठ की जो डिसीजन आया है 6/1 के तहत, जिसमें एक आर्थिक को एक आधार बनाया गया है, क्योंकि वो आर्थिक किसी भी परिवेश में बाबा साहेब ने आर्थिक आरक्षण पर बल नहीं दिया था। साथ ही क्रीमियर लाने का जो प्रयास किया जा रहा है और संविधान के साथ छेड़खानी करके एक ST/SC समाज के हकों को छीना जा रहा है, उसके हम सख्त खिलाफ हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, जजों ने जो निर्णय दिया है। और उसी के को लेकर के हमारे केंद्रीय राज्य आह्वान पर हमारे यहाँ भी हमारे ST/SC समुदाय के समस्त कर्मचारी परिवार, जिसमें हमारे पुरुष वर्ग है, मातृशक्तियाँ हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार से चाहेंगे कि वो पिटीशन वापस ले और हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उस पर किसी प्रकार की छेड़खानी करने का प्रयास ना करें। हम एक शांति और सद्भावपूर्ण माध्यम से हम विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे और अपनी आवाज़, अपनी एकता, अपनी सामाजिक अधिकारों के बारे में हम लोगों को बताएंगे। और ये तो एक पहला चरण है, आगे भी इस प्रकार की होगी तो हमारी लड़ाई यथावत जारी रहेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा एक दिवसीय भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। लोगों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर रोष है। लोगों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को वापस ले। अब आखिर सबको इंतजार है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या फैसला लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ का तीज त्योहार और परंपरा अपने आप में अनूठा है। इस पारंपरिक त्योहार में एक भोजली का त्योहार है जिसे जांजगीर चांपा जिले में धूमधाम से मनाया जाता है और बालिकाएं एक दूसरे को सखी बनाकर आजीवन मित्रता निभाने का संकल्प लेती हैं। वहीं किसान भोजली के उपज से आने वाले धान के उपज की आकलन कर खुश होते हैं। आखिर क्या है ये भोजली का त्योहार, रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन के दूसरे दिन भोजली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भोजली को छत्तीसगढ़ में मितान त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। जांजगीर चांपा जिला में भोजली उत्सव के अवसर पर गांव-गांव में भोजली विसर्जन का आयोजन किया गया। पेंड्री गांव में बेटियों के साथ महिला पुरुष गाजा बाजा के साथ भोजली विसर्जन करने निकले, तो वहीं स्थानीय कलाकारों ने आल्हा और ऊदल राजा के कहानी से जुड़ी झांकी निकाली और भोजली को देवी गंगा के समान पवित्र बताते हुए गुणगान किया। ठंडा करेंगे राजा आगे कोई ले याद करके कम से कम मोर सुनता 30 साल में जाता मोर सुनता हूँ। अमर दादो अमर बाबू मन भोजली कहाँ होते हैं पहला जिसे अभी नया फसल लगे हैं, नया फसल लगे ना तो ओकरे हर अगर हमारे सबके बहनी मन के भोजन अच्छा है तो निश्चित फसल अच्छा है।
यही पहचान और देखने खातिर हरियाली पहली भोजली यानी गेहूं या चावल को अंकुरित कर नाग पंचमी के दिन अंधेरे कमरे में रखकर उगाया गया फसल होता है। महिलाएं इसे देवी देवता की तरह पूजा करते हैं और सुबह शाम हल्दी पानी का छिड़काव का धूप दीप दिखाते हैं और भजन भी करती हैं। वहीं राखी के दूसरे दिन शाम को गांव की सभी महिलाएं चौक में इकट्ठा होकर विसर्जन करने तालाब के लिए गाजा बाजा के साथ निकली। गांव के बुजुर्ग इस परंपरा को जात पात ऊंच नीच की भावना से परे बताते हैं और गांव की एकता के लिए ऐसे त्योहार को महत्वपूर्ण बताते हैं। गांव के बुजुर्ग बिशुन कश्यप ने बताया कि भोजली देकर बड़ों का सम्मान करते हैं, बेटियां एक दूसरे से मितान बनाती हैं और किसान भोजली की ऊंचाई और उसके रंग को देखकर अपने धान की फसल का अंदाजा लगा लेते हैं। ठंडा करथन ओकर बाद में सब भजाबो बड़े छोटे सब लोग लोग देबो पाप करबो और बढ़िया इसमें हम अब आ रहा है और बढ़िया मस्त निभाई नहीं सके कैसे होकर। अच्छा तो मैं गिया भी बात है का करते हां गिया बात है ओया हो जाते संगी में मिटानी बद थे सब होते हैं। अच्छा ठीक तो एला कतका पवित्र मानता तुम? बहुत ज्यादा मानते। कैसे गाना भी गाते हो? हां गाना गाते। का गाते? अब गाथा हम देवी गंगा लहरा तू गंगा तू डीजे आटवांगा माड़ी भाई मुंह कान उगरे है ना गाथा में सब इसमें जिसमें पाता। भोजली परंपरा त्यौहार है और त्यौहार के रूप में इसको मानते हैं पूरा गांव से। और भोजली में एक संबंध जुड़ता है। भोजली से गिया मित्र बनते हैं और महाप्रसाद भी बनते हैं, सखी भी भोजली से करते हैं, तो संबंध स्थापित होता है। और हमारे गांव किसान गांव है, खेती किसानी करते हैं। भोजली अच्छा अगर होता है तो इससे किसानों में एक रौनक बढ़ जाती है कि हमारी फसल भी अच्छी हो। और भोजली से परंपरा चला आ रहा है, देवी गंगा के रूप में मानते हैं और गांव में संबंध है, एक दूसरे से गिया बनते हैं। नए नए बच्चे जो हैं, आज के युवा जो हैं, वो भी भोजली से गिया बनते हैं और वो जो बनते हैं ना भोजली से, वो आजीवन चलाते हैं उसको। और भोजली एक बहुत हमारे सांस्कृतिक त्यौहार है और इसमें कोई वो नहीं रहता है कि भेदभाव नहीं रहता है कि कोई उस जात का है कोई उस जात का, ऐसा नहीं रहता। इसमें सभी से संबंध रहता है और सब लोग आते हैं और परंपरा त्यौहार में भोजली विसर्जन करते हैं। और हमारे गांव में जो अलाउ दल की पार्टी है वो हमेशा विसर्जन में साथ देती है और गांव में भाईचारा का प्रेम रहता है और सब हम लोग उसका स्वागत करते हैं भोजली का। और भोजली में हमारे बहनें भी आती हैं, उसका भी हम लोग गांव में एक कमेटी टाइप के रखते हैं कि भोजली में आने वाले बहनों की सुरक्षा हो, किसी प्रकार से कोई गांव में गड़बड़ी ना हो। तो हमारे गांव का परंपरा बढ़िया चलते आ रहा है और चलता रहेगा। इन्हीं के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार भोजली गांव के एकता और बेटियों के सम्मान के लिए पुराने समय से आयोजित किया जा रहा है। कहीं आला उदल द्वारा अपनी बहनों के सम्मान की रक्षा के लिए किए गए उपाय को आज भी प्रदर्शन किया जाता है और इस परंपरा को आगे भी चलाते रखने के लिए युवा वर्ग को जानकारी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर खरसिया थाना क्षेत्र में एक बड़े साइबर ठगी मामले का पर्दाफाश करते हुए रायगढ़ पुलिस ने 75 लाख रुपए की धोखाधड़ी में संलिप्त एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह को 14 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए
डीएसपी अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया, जिसने मामले का सुलझाने के लिए उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। वहीं एसपी दिव्यांग पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संपूर्ण घटना का खुलासा और पुलिस की कार्रवाई की जानकारी प्रेस में साझा की है। बता दें कि पीड़ित व्यवसायी ने करीब 1.5 से 2 महीने पहले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की डीलरशिप के लिए फेसबुक पर एक विज्ञापन देखा और दिए गए नंबर पर संपर्क किया। कॉलर ने खुद को कंपनी का प्राधिकृत कर्मचारी बताया और धीरे धीरे पीड़ित से कई शुल्कों के नाम पर 75 लाख रुपए ठग लिए। 25 लाख साइबर फ्रॉड की सूचना मिली थी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की एजेंसी दिलाने के नाम पे, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर विशेष टीम गठित कर बिहार पटना के आसपास के क्षेत्र में भेजा गया था। इसमें टोटल 14 आरोपी गिरफ्त में आए हैं। आरोपियों के द्वारा अलग अलग लेयर में अपराध की घटना को अंजाम दिया जाता था। लेयर 1 वो होता था जिसके नाम से बैंक अकाउंट बने हुए हैं, लेकिन वो पकड़ में ना आए, इसके लिए लेयर 2 जो आधार सेंटर का कर्मचारी उसके द्वारा आधार में फर्जी एड्रेस बना दिया जाता था और फर्जी एड्रेस वाले आधार से बैंक खाता खुलवाया जाता था। लेयर 3 फर्जी सिम प्रोवाइड करता था ताकि जो बैंक अकाउंट खुले उसमें सिम कार्ड और आधार एड्रेस दोनों ही फर्जी रहे। लेयर 4 जो बैंक में अकाउंट खुलवाता था, जिसका अकाउंट खुलता था उसको पर अकाउंट 5000 रुपये मिलता था, और जो लेयर 4 का कर्मचारी है जो ये फर्जी सिम फर्जी आधार नंबर बनवाता था उसको पर अकाउंट खोलने का 20,000 समथिंग मिलता था। उसके बाद लेयर 5 जिसमें पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन इन्वॉल्व था, क्योंकि बैंक के द्वारा जो एड्रेस पे खुला है उसी एड्रेस पे एटीएम कार्ड और बाकी सारी डिटेल भेजी जाती है। अतः पोस्टमैन भी इन्वॉल्व था ताकि वो एटीएम और बाकी सारी सामग्री जो फ्रॉड करने वाले हैं उनको भेजा जाए। लेयर 6 में जो पैसों का आहरण करने वाले लोग थे, जैसे ही फर्जी अकाउंट में पैसा आता था वो उससे आहरण कर दिया जाता था। लेयर 7 में जो एक्टिव अकाउंट है, क्योंकि जैसे ही अकाउंट की जानकारी पुलिस के पास आती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, तो किसके पास कितने एक्टिव अकाउंट है वो लेयर 7 को जानकारी होती थी और उसी अकाउंट में फ्रॉड का पैसा डलवाया जाता था। और लेयर 8 आखिरी बंदा जो आपको कॉल करके साइबर फ्रॉड करता है। इस प्रकार इतने पेचीदा 8 लेयर में अलग अलग लोगों के द्वारा कार्रवाई की जाती है और एक लेयर का व्यक्ति दूसरे लेयर की जानकारी अच्छे से नहीं रखता या उसको दूसरे लेयर की पूरी जानकारी नहीं होती है, ताकि एक व्यक्ति पकड़ में आए तो बाकी लोग गिरफ्त में ना आए। ये पूरे के पूरे गिरोह को पकड़ने के लिए करीब 7 से 8 दिन का विशेष अभियान चलाया गया। करीब 25 लोगों की टीम इसमें दिन रात लगी रही, तब जाके ये 14 आरोपी गिरफ्त में आए हैं। और इस गिरोह के और भी जो आरोपी अभी बचे हुए हैं उसके लिए भी विशेष टीम बनाया गया है। सर, इसमें मुख्य सरगना कौन है जिसको? इसमें हर लेयर अपने हिसाब से कार्रवाई करता है। कोई एक सरगना 8 लेयर को कंट्रोल नहीं करता है, ताकि एक व्यक्ति पकड़ में आने पे दूसरा व्यक्ति की जानकारी पुलिस को ना मिले। अभी तक क्या क्या जब्ती किया, कितने मसूल का जब्ती किया, ठगी कुल कितने की थी? और टोटल 75 लाख की ठगी थी। अभी जो भी हमारे पास एटीएम। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां 9 साल का बच्चा जो सुबह 6 बजे घर से बिना बताए कहीं चला गया, जिसके बाद उसे तलाश किया गया, लेकिन बच्चे के नहीं मिलने पर थाना आकर परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी प्रहलाद कुमार साहू वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते स्वयं और अपने दल बल के साथ बच्चे को ढूंढने में लग गए और सूचना मिलने के 1 घंटे के अंदर बच्चे को ढूंढकर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बता दें कि जिस तरीके से जो है पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिसको पुलिस ने 1 से 2 घंटे में बच्चों को ढूंढकर परिवार को सौंप दिया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।